नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है और प्रत्याशी अपने प्रचार में जुट भी चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस के 2 सीटों के प्रत्याशी डिक्लेयर होने बाकी हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर सीट के। पौड़ी गढ़वाल के 2 नेता आमने सामने हैं, गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी। अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा और अजय टमटा आमने सामने हैं। टिहरी में महारानी राज्य लक्ष्मी शाह और जोत सिंह गुनसोला सीधी टक्कर में हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर मेरे साथ गजेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं चर्चा के लिए। गजेंद्र से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। गजेंद्र भाई, क्या लगता है, अब तस्वीर खुल गई है? दरअसल ये जो लोकसभा चुनाव है, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आमने सामने लड़ रही है और कोई तीसरा आमने सामने उनके है भी नहीं, तो जो भाजपा की जो तैयारियां अभी तक थी और जो अब कांग्रेस शुरू कर रही है उसमें थोड़ा सा अंतर है। कल तक लोग ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एक तरफा है और उसके पीछे कुछ फैक्ट्स भी थे। अभी आपने देखा कि जैसे आपने टिहरी लोकसभा की चर्चा करी, तो टिहरी में जो 2019 के कैंडिडेट थे प्रीतम सिंह, वो भाग गए। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब उन्होंने 11th आवर में कहते कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और उन्होंने उसका सारा ठीकरा जो है करण मारा के सर फोड़ दिया। वो कहते हैं कि करण मारा ने संगठन बनाते हुए जिन लोगों को बनाए वो तय करें और वो लड़े चुनाव। तो मतलब वो बता रहे हैं और करण मारा नहीं बयान आ रहा है। करण मारा कह रहे हैं कि भाई जो दीपक बिजरवान है वो भी योग्य जो है उम्मीदवार थे। वो कह रहे हैं कि 6 विधानसभाओं में उनका जो है वर्चस्व है, वो बहुत वहां पावरफुल है। अब जिस पार्टी का अध्यक्ष ये बात कह रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि वह तैयारी का आलम क्या होगा। इसकी बगल की सीट में अब आप जब आते हैं तो आप देखते हैं कि अब पौने 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मनीष खंडूड़ी को कंधे पर घुमाया। मनीष खंडूड़ी को जो है जगह जगह घुमाते रहे और मनीष खंडूड़ी 11th आवर में कहां चले गए? अपने पिताजी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने भाई के साथ, उनके जो सांसद, विधायक, मंत्री और जो सब वहां चले गए। तो अब वहां पर भी क्या हो कि अब गणेश गोदाल करेगा आप यहाँ पर चुनाव लड़िए। उसके बगल में जो है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई यशपाल आर्य को जो है वहां कंटेस्ट करना चाहिए अल्मोड़ा में। यशपाल आर्य क्या कह रहे हैं कि मैं जो है जो अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है वहां से नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं सामान्य सीट नैनीताल से लड़ना चाह रहा हूं। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपस में ही लड़ लड़कर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो बीजेपी को एक सेफ पैसेज बना रहा है। अब आप बताइए कि कुमाऊं मंडल में 2 सीट है, अल्मोड़ा ऑलरेडी रिजर्व सीट है और जो नैनीताल वाली सीट है वो सामान्य सीट है। अब अगर कोई पार्टी जो है उस जो जनरल सीट है वहां पर एससी के आदमी को लड़ा देगी, तो उन दोनों विधानसभाओं, उन दोनों लोकसभाओं में, अल्मोड़ा और नैनीताल में जो सामान्य वर्ग का मतदाता है उसमें क्या मैसेज देंगे आप? तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही जो अंतर करा है, जो अभी आपको हरिद्वार में भी दिखाई दे रही है। हरीश रावत कहते हैं कि मेरा बेटा लड़ेगा, हरक सिंह कहता है मुझे लड़ना है, कोई तीसरा कहता है कि हमें लड़ना है। तो ये जो तैयारियों का जो आलम है, अभी तक तो इसमें यह मान के चले कि बीजेपी जो है 20 पर है। तो इनमें बीजेपी अगर 20 पर है, कैंडिडेट्स अब आ गए हैं आमने सामने। उन कैंडिडेट्स पर अगर हम चर्चा करें, आंकड़ों की बात करेंगे, अभी बहुत समय है, लेकिन अगर सामान्य चर्चा करें, कैसा लगता है आपको? क्या कुछ सीटों पर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं? और सरेंडर करने वाली स्थिति वहीं से शुरू हुई कि जो टिहरी वाली सीट थी, प्रीतम सिंह जब 2019 का चुनाव लड़े और हार गए, इसके बावजूद चक्राता से विधायक है। उनका ये था कि भाई उनका बेटा भी नौकरी छोड़कर आ गया तो बेटा जो है चक्राता से विधायक हो जाएगा और टिहरी लोकसभा से जो है सांसद हो जाएंगे। वो नहीं हो पाया, लेकिन अब 11th आवर में उनका ये कहना कि भाई मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप जिसको मर्जी लड़ाइए। वो करण मारा के लेकर तो मतलब टिहरी सीट को एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। आप ये मान के चलिए कि जोत सिंह गुनसोला जैसे जो व्यक्ति हैं, मतलब अभी तक उनका जो छवि रही है, वो चाहे नगर पालिका के चेयरमैन रहे हों, चाहे वो 2 बार एमएलए रहे हों, उनकी एक छवि जो बेदाग छवि मानी जाती है। और वो बहुत कम लोग उत्तराखंड के जानते हैं कि जो माला राज्य लक्ष्मी साहू उनसे 4 साल बड़ी है। तो कम से कम ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफा हो सकती है चीजें, कैसी हो जाएंगे नहीं होंगे। लेकिन जो प्रीतम सिंह का फैलाया हुआ रहता है, जो करण मारा का जो फैलाया हुआ रहता है, उसकी कॉस्ट जो है जोत सिंह गुनसोला को आज पे करनी पड़ रही है। तो जाहिर है कि अभी जो है वहां पर भी महाराज लक्ष्मी साहब का जो एज है, वहां पर एक और फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो बॉबी पवार जो युवाओं के बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक से लेकर तमाम भर्तियों पर जो काम किया है, उस युवा के पास भी एक अवसर है। लेकिन अब देखने वाली बात है, चूंकि उसका कहना उसके पास साधन संसाधन ही नहीं है, वो कितना ज्यादा
पौड़ी सीट को लेकर जो तैयारी है और जो दिखाई दे रहा है अभी, गणेश गोदियाल का नाम आने से थोड़ा सा वहां पर माहौल बदला है। और माहौल इसलिए बदला है कि गणेश गोदियाल की जो प्रखरता बोलने की है, वो अपने जो संवाद करते हैं जनता के बीच में, और 2 बार वो एमएलए भी रहे। उन्होंने जो है रमेश पोखरियाल निशंक जैसे इतने ताकतवर व्यक्ति को जो है 2002 के चुनाव में हराया। बाद में धन सिंह रावत से उनकी फाइट हुई, 2 बार विधायक चुने गए, बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे। और सरकार के द्वारा जो ईडी सीबीआई और तमाम तरह की बातें की जाती हैं, उन सबसे वो प्रभावित नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी भी तमाम जांचें हुई। और बलूनी साहब से उनका जो कंटेस्ट होगा, मतलब आप कैसे देखते हैं? कैडर व्यक्ति, कांग्रेस का भी कैडर, उनका भी नेता, मतलब कैसे कंटेस्ट आप देखते हैं उसको? क्या बीजेपी बहुत आसान है और बीजेपी के लिए, या कांग्रेस के लिए बहुत आसान है, या कुछ फाइट होगी आपको लगता है? और निश्चित रूप से वहां एक अच्छी फाइट देखने को इसलिए मिल सकती है कि बलूनी का भी पहला बड़ा चुनाव है। बलूनी इससे पहले सिर्फ 2005 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, जो उपचुनाव था, और वो उस समय जो है हार गए थे। उनके लिए बड़ी परीक्षा है, और उस परीक्षा को उनको इस अंदाज में भी पास करना है कि उनको खुद को साबित करना होगा। आपने देखा कि वो राष्ट्रीय फलक पर जो भाजपा का जो मीडिया का काम वो देखते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उससे उनको पहली बार रूबरू होना पड़ेगा। उन 14 विधानसभाओं में किस प्रकार से जाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वो अपने जो राज्यसभा का कार्यकाल था उसमें उस किस प्रकार से काम किया उनको बताएंगे, कितना समझा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात उस सीट पर जो अब देखने को मिल रही, जो आज भी हमने सुना है कि जो तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया, वो क्या फैक्टर होगा? जो वहां पर सतपाल महाराज पहले सांसद हुआ करते थे, क्या वो उनको बर्दाश्त कर पाएंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पौड़ी से वो जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको वो हरिद्वार शिफ्ट कर दिया गया था। ये वो तमाम फैक्टर्स होंगे जिनसे बलूनी को भी जूझना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये सब सुलह करते हुए दिखाई दे, क्योंकि मुख्यमंत्री और सांसद तमाम अल्मोड़ा में दोनों अल्मोड़ा की सीट का जो अभी तक का इतिहास है, एक बार जो है प्रदीप टमटा वहां जीते और 2 बार अजय टमटा जीते, फिर से उन्हीं लोगों को लड़ाया गया। और अजय टमटा भारत सरकार में कपड़ा मंत्री रहे, ये बहुत कम लोग उत्तराखंड के जानते हैं। वो इसलिए है कि किसी के पास बताने के लिए नहीं है कि अजय टमटा भारत सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा किया है। वो सिर्फ कृपा के आधार पर, और वो जो वहां पर कंटेस्ट कैसा होगा उन दोनों के बीच में? अभी तक तो कुछ समय पहले तक तो ये बताया जा रहा था, जब यशपाल आर्य को वहां लड़ाने की बात हुई थी कि भाई यशपाल आर्य अच्छी फाइट दे सकते हैं। यशपाल आर्य जो है उत्तराखंड बनने से पहले से जो है एमएलए रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम पोजीशन पर रहे, मिनिस्टर रहे दोनों सरकारों में बीजेपी कांग्रेस की, तो उनके बारे में बता रहे थे कि उस सीट पर वो ज्यादा प्रभावी हो सकते थे। लेकिन उनका वहां से इनकार करने से निश्चित रूप से प्रदीप टमटा की राह भी इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि उस सीट का जो अभी तक इतिहास है, मतलब हरीश रावत के लगातार चुनाव हारने से लेके, वो ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारती रही है। और आप हरिद्वार सीट को कैसे आकलन करते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुनर्वास कर दिया है बीजेपी ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में कुछ कहेंगे कि हरिद्वार से वो अब अपना प्रचार अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, उनका नाम फाइनली घोषित कर दिया है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये इसलिए उनके लिए कुछ बेहतर हुआ कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनको विधायक का भी टिकट नहीं दिया गया था, और लंबे समय तक, करीबन 2 साल से अधिक समय हो गया, वो एक तरह से उन्हें पैदल किया हुआ था। हरिद्वार उनका, चूंकि डोईवाला से वो 3 बार एमएलए हुए हैं, और मुख्यमंत्री रहते भी उन्होंने वहां पर जो कुछ अपना वर्कआउट किया होगा। और असल बात वहां पर यह कि अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। कांग्रेस वहां पर, अगर हरीश रावत आते हैं तब हरीश रावत के आने के बाद मुकाबला बहुत रोचक हो सकता है वहां पर, क्योंकि हरीश रावत ऑलरेडी एक बार वहां सांसद रह चुके हैं। उस हरिद्वार लोकसभा में आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक है, 5 सीटों पर जो है कांग्रेस के ऑलरेडी विधायक है। वो ये मानते हैं कि हरिद्वार को छोड़ के जब आप धर्मपुर, डोईवाला या ऋषिकेश जाते हैं तो वहां पर बीजेपी का एज है। लेकिन वो आने वाले समय में किस प्रकार रहेगा, हरीश रावत का टिकट होगा नहीं होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी कुछ और प्रयोग वहां पर कर सकती है, इस पर लोगों की निगाह रहेंगी। ट्रायंगुलर फाइट में जैसे बताया जा रहा है कि उमेश कुमार भी वहां पे निर्दलीय हैं, आपको लगता है कि उमेश कुमार जितने ज्यादा वोट ले जाएंगे उतना बीजेपी को फायदा मिल सकता है? ये भाजपा के लोगों का मानना है। भाजपा के लोग मानते हैं कि वो जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है, हालांकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो रात दिन उनका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो अपील विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के पास लगाई कि भाई उस आदमी का दल बदल के तब तक विधायकी खत्म हो जानी चाहिए, तो उस भाजपा के भीतर में एक ऐसा धड़ा है जो ये मानता है कि भाजपा के लोग ही ये सब करवा रहे हैं। आखिरकार जब आपने भी रिसेंट देखा कि हिमाचल में विधानसभा अध्यक्ष 6 लोगों की विधायकी खत्म कर दी, दल बदल कानून लागू होता पर, यहां भी सेम लागू होता है। लेकिन रितु खंडूड़ी द्वारा जो अनिर्णय वाली स्थिति है
हो सकता है कि उसके कुछ रेफरकेशन आपको इस इलेक्शन में देखने पड़े। उधम सिंह नगर सीट कैसे देखते हैं? हालांकि अभी कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पे नहीं आया है, लेकिन संभावित जो बताए जा रहे हैं, जिसमें भुवन कापड़ी है, दीपक बलूटिया है, गणेश उपाध्याय हैं, वहां पे कैसे आप देखते हैं? मतलब कितनी फाइट होगी? पिछली बार तो एक तरफा जीत गए थे अजय भट्ट। जो नैनीताल वो सीट जहां अजय भट्ट है, अजय भट्ट भी मंत्री रहे भारत सरकार में, और अभी भी हाँ, मतलब तो कार्यकाल खत्म होने को हो गया। अजय भट्ट मंत्री रहे भारत सरकार में, अजय भट्ट वहां नहीं बता पा रहे अपने क्षेत्र के लोगों को कि मैं मोदी सरकार में मंत्री था और मैं इन योजनाओं को आपके यहाँ लेकर आया, क्योंकि कुछ काम हुआ ही नहीं है। वही हालत तो हरिद्वार में है। आखिरकार रमेश पोखरियाल निशंक के जो टिकट काट दिया गया, एक व्यक्ति जो आपका 91 से लगातार किसी न किसी पोजीशन पर था, और अब वो बता भी नहीं पा रहे। आज की तारीख में ये जो इलेक्शन जो हम उधम सिंह नगर मात्र में देख रहे हैं कि वहां क्या होगा, क्या भुवन कापड़ी लड़ेंगे, क्या भुवन कापड़ी एक नाम इसलिए जो लोगों के उसमें जुबान पर चढ़ा हुआ है क्योंकि भुवन कापड़ी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए हरा दिया था और बड़े मार्जिन से उनको चुनाव आ रहा है। इसलिए एक बड़ा जो सर्वे वहां का ये मानते हैं कि भुवन कापड़ी वहां एक अच्छे प्रतिनिधि हो सकते हैं। लेकिन असल बात अभी फाइट दे पाएंगे? अगर भुवन कापड़ी आकर फाइट दे पाएंगे उनको, अजय भट्ट को? उनकी जो छवि है, भुवन कापड़ी ने जो सदन के भीतर जिसका सवाल लगाने को काम करते हैं, सड़कों पर वो बेरोजगारों को लेकर लड़ते हुए हमें दिखाई दिए। मतलब नहीं लगता बेरोजगारों को किसी भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जहां पर जो हमने भुवन कापड़ी को न देखा हो। तो निश्चित रूप से जो यंगस्टर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं कि इस प्रदेश में रोजगार कब मिलेगा, हमारे लोग कब तक जो है दिल्ली मुंबई में बर्तन धुलने जाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है इफेक्ट करेगा। और उससे ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है ये बात करेगी कि निशंक और ये तीरथ सिंह जैसे जो लोग हैं जिनको आज आपने साइड लाइन कर दिया है, ये आने वाले समय में ये और इनकी जो टीम है, इनकी जो अपनी पैरेलल टीमें बनी हुई थी, ये इस पूरे इलेक्शन में, इन 5 सीटों के इलेक्शन में क्या करेगी, और क्या अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह के सांसद का टिकट मिलने से पुष्कर सिंह धामी खुश है?